जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिन के समय पूरी दुनिया में कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है और पूरी दुनिया एक खाली जगह बन जाती है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 10 साल पहले एक इन्फेक्टेड चमगादड़ की वजह से पूरी दुनिया में प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी फैल गई थी, जिससे ज्यादातर इंसान वेम्पायर्स बन चुके थे, जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का शिकार करके उनका खून पीते थे, जिस वजह से पूरी दुनिया में इंसानों की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से कम होने लगी और धरती पर सिर्फ 5% ही इंसान रह गए और बाकी सब वेम्पायर बन गए। अब क्योंकि वेम्पायर्स इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहते थे, इसलिए इंसानों की पॉपुलेशन कम होने से वेम्पायर्स की भूख मिटाने के लिए इंसानी खून की कमी होने लगी थी। इसलिए वेम्पायर रिसर्चर्स वेम्पायर्स की पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए इंसानी खून के जैसे ही खून बनाने में लगे हुए थे। वहीं कुछ अच्छे वेम्पायर्स भी थे जो इंसानों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वेम्पायर्स द्वारा इंसानों को पकड़कर लैब में अपनी खून की जरूरत पूरी करने के लिए पाला और मारा जा रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रात का समय देखते हैं, जहाँ सड़कों पर फिर से लोग दिखने लगे थे। ये सभी वेम्पायर्स थे जो रात को ही बाहर निकलते थे। ये सारे वेम्पायर्स इंसानों की तरह ही जीते थे और रात होते ही अपने अपने काम पर चले जाते थे। यहाँ पर हम एक बूढ़े वेम्पायर को देखते हैं जो रास्ते से गुजर रहे कुछ वेम्पायर लोगों से ब्लड लेने के लिए उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो वेम्पायर्स उस बूढ़े वेम्पायर से डर रहे थे कि तभी वहाँ पुलिस आकर उसे बिजली के झटके देकर कंट्रोल करती है। वहीं हम डॉक्टर एडवर्ड डैल्टन को अपनी कार से अपने काम पर जाते हुए देखते हैं। डॉक्टर एडवर्ड ब्रोमली मार्क्स नाम के एक वेम्पायर की कंपनी में काम करता था। ब्रोमली की ये कंपनी दवा बनाने के साथ साथ वेम्पायर्स को ब्लड सप्लाई भी करती थी। एडवर्ड वहाँ सभी रिसर्चर्स का चीफ था। अब बिल्डिंग की सिक्योरिटी से गुजरने के बाद एडवर्ड एक रूम में जाता है, जहाँ इंसानों को पकड़कर मशीनों में जकड़ दिया जाता है और उनका खून निकालकर इस कंपनी के रिसर्चर उस खून पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। असल में वो इंसानों के खून जैसा ही नकली खून बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो उस नकली खून से वेम्पायर्स की भूख मिटा सकें, जिनमें उन रिसर्चर्स के साथ एडवर्ड भी शामिल था। असल में एडवर्ड भी एक वेम्पायर था, लेकिन उसे इंसानों को ऐसे मशीनों में कैद रखना बिल्कुल भी सही नहीं लगता था और वो अपने इस काम से बहुत दुखी था। इसलिए वो वेम्पायर होने के बावजूद भी इंसानों का खून नहीं पीता था और सिर्फ जानवरों का ही खून पीता था, वो भी कभी कभार। अब यहाँ से एडवर्ड अपनी लैब में जाकर ह्यूमन ब्लड के जैसा ही ब्लड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये टेस्ट फेल हो जाता है। इसके बाद वो इस कंपनी की मीटिंग में जाता है, जिसमें उसका बॉस यानी इस कंपनी का मालिक चार्ल्स ब्रोमली, उसी की लैब में काम करने वाला उसका साथी क्रिस्टोफर, सिटी कमिश्नर और एक आर्मी ऑफिसर शामिल होते हैं। अब इस मीटिंग में उन्हें पता चलता है कि जिन वेम्पायर्स को खून नहीं मिल रहा वो एक खतरनाक क्रीचर में बदल रहे हैं, जिनको वो सबसाइडर कहते थे। इंसानी खून न मिलने की वजह से उनके कान लंबे और सर आगे से सिकुड़ गया था और इतना ही नहीं, उनमें सोचने की शक्ति भी कम हो रही थी। ये सबसाइडर्स खून के लिए वेम्पायर्स पर भी अटैक करने लगे थे। इसीलिए फिल्म की शुरुआत में वो बूढ़ा वेम्पायर खून न मिलने से इतना आक्रामक बन चुका था, क्योंकि वो सबसाइडर में बदल रहा था। अब क्योंकि धरती पर ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ 5% ही बची थी, इसीलिए कंपनी का मालिक उनको कहता है कि हमें जल्द से जल्द इंसानी खून जैसा खून बनाना होगा, नहीं तो खून की कमी की वजह से बाकी वेम्पायर्स भी सबसाइडर बन जाएंगे। मीटिंग के बाद ब्रोमली एडवर्ड को कुछ पर्सनल बात करने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ सर्व की गई कॉफी को ब्लड के साथ मिक्स देखकर एडवर्ड कॉफी पीने से मना कर देता है। इसके बाद ब्रोमली उसे बताता है कि उसे कैंसर हुआ था, लेकिन वेम्पायर बन जाने के कारण वो ठीक हो गया। वो कहता है कि उसकी बेटी वेम्पायर नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो घर से भाग गई थी। ब्रोमली एडवर्ड को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इंसानों को बचाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें जल्द ही ह्यूमन ब्लड जैसा ब्लड बनाना होगा। इसके बाद एडवर्ड अपनी लैब में चला जाता है और अपने साथी क्रिस्टोफर के साथ ये सारी बातें डिस्कस करता है। क्रिस्टोफर उसे हिचकिचाते हुए बताता है कि एक बंदर पर टेस्ट कर रहा हूँ और इस टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ और टेस्ट करने होंगे, जिससे शायद हम ब्लड बना सकें। कुछ समय बाद रिसर्चर एक कैदी पर टेस्ट शुरू करते हैं। वहीं ब्रोमली और कुछ ऑफिसर्स विंडो से इस टेस्ट को होता देख रहे थे। एडवर्ड उस इंसान के बॉडी में ब्लड का सब्स्टिट्यूट डालता है, जिससे पहले वो इंसान थोड़ा अच्छा महसूस करता है, लेकिन बाद में जब पूरा सब्स्टिट्यूट बॉडी में चला जाता है तो वो उल्टी करने लगता है और उसकी बॉडी चेंज होने लगती है और शरीर में छाले पड़ने लगते हैं। रिसर्चर उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और एपिमोन नाम की दवा इंजेक्शन के जरिए उसकी बॉडी में डालते हैं, जिससे उसका हिलना बंद हो जाता है और बॉडी पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद उसकी पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। उस रात एडवर्ड लैब से घर चला जाता है और रास्ते में अपनी कार में न्यूज देख रहा होता है, जिसमें ब्लड की रैशनिंग से होने वाले दंगों के बारे में बताया जाता है, यानी वेम्पायर लोग ब्लड कम दिए जाने की वजह से दंगा करने लगे थे। इसी बीच एडवर्ड के कान खुजलाने लगते हैं और वो आईने में अपने कानों को देखने लगता है, जो लंबे और पॉइंटेड होने लगे थे। इस बीच ध्यान बटने की वजह से वो सामने आने वाली कार को नहीं देख पाता है, जिससे लास्ट मोमेंट में उसे कार घुमाकर रोकना पड़ता है, लेकिन वो दूसरी कार सड़क के किनारे लगे घेरे में टकरा जाती है। एडवर्ड हेल्प करने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसके हाथ में एक तीर लगती है। तभी दूसरी कार से कुछ लोग बाहर आते हैं जो इंसान थे और उनकी लीडर ऑड्री बेनेट थी, जिसके पास एक क्रॉसबो नाम का हथियार था जो उसे वेम्पायर से प्रोटेक्ट करता था। उसी ने एडवर्ड पर तीर चलाया था, लेकिन अचानक वहाँ पुलिस कार की आवाज आती है। एडवर्ड उन इंसानों से कहता है कि वो लोग उससे न डरें, क्योंकि वो बस उनकी मदद करना चाहता था। फिर वो उन लोगों को अपनी कार में बैठने को कहता है। थोड़े हिचकिचाहट के बाद वो लोग मान जाते हैं। एडवर्ड अपनी कार का डे प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन कर देता है, जिससे सारी विंडोज ब्लैक हो जाती है और जैसे ही पुलिस आती है वो अपने हाथ में लगा हुआ एरो निकाल लेता है। जब पुलिस वाला उससे इंसानों के बारे में पूछता है तो वो इंसानों की गलत डायरेक्शन बताकर कहता है कि वो लोग भाग गए हैं। कार में ऑड्री को एडवर्ड का आईडी बैज मिलता है, जिससे उसे एडवर्ड का पेशा और उसका डेट ऑफ बर्थ पता चलता है। जब पुलिस चली जाती है तो वो लोग कार से निकलते हैं और ऑड्री एडवर्ड को बर्थडे विश करती है।
फिर वो सब चले जाते हैं। कुछ समय बाद एडवर्ड घर पहुंचता है और तभी सारे वेम्पायर्स के लिए एक अनाउंसमेंट होती है जो सनराइज के लिए वार्निंग देती है। एडवर्ड घर पहुंचकर डिनर करता है और फिर अपने प्लांट्स की देखभाल करने लगता है। अचानक उसके घर में उसका भाई फ्रैंकी डैल्टन आता है जो आर्मी में होने की वजह से महीनों से उससे नहीं मिला था। फ्रैंकी एडवर्ड से बर्थडे पार्टी देने के लिए कहता है। इस पर एडवर्ड कहता है कि वो अब 35 साल का हो गया है। फिर फ्रैंकी कहता है कि उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए और उसके लिए वो 100% प्योर इंसान के ब्लड की महंगी बोतल लेकर आया था। वो 2 ग्लास में ब्लड डालता है और अपने भाई को पिग का ब्लड पीने की बात पर चिढ़ाता है, लेकिन एडवर्ड ब्लड पीने से मना कर देता है और इस बात पर फ्रैंकी को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फ्रैंकी कहता है कि एडवर्ड इंसान के ब्लड को हाथ नहीं लगाता है, लेकिन अभी भी उसी कंपनी के लिए काम करता है जो अपने फायदे के लिए इंसानों को पालते और मारते हैं। इस पर एडवर्ड कहता है कि ब्लड का सब्स्टिट्यूट तलाशने के लिए उसे ये बुरा काम करना जरूरी है, लेकिन वो फ्रैंकी से भी नाराजगी जाहिर करता है क्योंकि वो आर्मी के लिए इंसानों का शिकार करता है। फिर अचानक एडवर्ड ब्लड की बोतल को उठाकर सारा ब्लड ड्रेन में डालने लगता है कि तभी फ्रैंकी बोतल उसके हाथ से लेकर दीवार में मार देता है। इसके बाद फ्रैंकी जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सबसाइडर उसके रास्ते में आ जाता है और वो नहीं जा पाता। वो क्रीचर किचन में जाता है और दीवार के ऊपर जो ब्लड था उसे चाटने लगता है और उसके बाद टेबल के ऊपर रखे ग्लास को भी चाटता है। इसी बीच फ्रैंकी एक चाकू उठा लेता है जिससे सबसाइडर चौंक जाता है और फ्रैंकी को दीवार की तरफ धक्का देता है। फ्रैंकी ग्लास के टेबल पर गिर जाता है जिससे टेबल का कांच टूटकर बिखर जाता है और कुछ सेकंड के लिए फ्रैंकी बेहोश हो जाता है। फिर सबसाइडर एडवर्ड की तरफ बढ़ता है। एडवर्ड एक स्टूल को उठाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और साथ ही अपने भाई को होश में लाने के लिए उसका नाम लेकर पुकारता है। फ्रैंकी होश में आ जाता है और फिर चाकू को पकड़ता है। दोनों भाई सबसाइडर पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जंप करके सीलिंग में लटक जाता है। इससे फ्रैंकी को चांस मिल जाता है और वो उसका सिर काट देता है। कुछ टाइम के बाद पुलिस मामले के बारे में जानने के लिए वहाँ पहुँचती है और कहती है कि अब सबसाइडर शहर में फैल चुके हैं। एक ऑफिसर को उस क्रीचर की एक रिंग मिलती है जिससे एडवर्ड को पता चलता है कि वो एक लोकल माली था और उसे उसकी बॉडी में खुद के लगाए हुए जख्म भी मिलते हैं जो खुद को खाने से हुए थे। अगले दिन सिक्योरिटी अलार्म बजने से एडवर्ड की नींद खुल जाती है और जब वो चेक करने के लिए लाइट ऑन करता है तो ऑड्री उसकी तरफ क्रॉसबो एम करके खड़ी दिखाई देती है। ऑड्री कहती है कि उसे ऐसे वेम्पायर की तलाश है जिस पर वो लोग भरोसा कर सकते हैं और इसके लिए उसे एडवर्ड बिल्कुल सही लगता है। वो उसे एक पेपर शीट देती है जिसमें एक मैप बना होता है। एडवर्ड मैप को देख ही रहा होता है कि अचानक एक आवाज आती है और एडवर्ड उस आवाज की तरफ मुड़कर देखता है और इस बीच ऑड्री चुपचाप चली जाती है। एडवर्ड जब उस आवाज को चेक करने जाता है तो पता चलता है कि आवाज फ्रैंकी की है। फ्रैंकी उससे ऑड्री के बारे में पूछता है। एडवर्ड उसे कुछ नहीं कहकर टाल देता है। उस रात न्यूज में पता चलता है कि जिन इन्वेस्टर्स ने रिसर्च करने के लिए ब्रॉमली को इंसान सप्लाई किए थे वो लोग अब और सप्लाई नहीं दे सकते थे। अगले दिन एडवर्ड काम पर जाता है और अपने बॉस से मिलकर उससे गारंटी मांगता है कि सब्स्टिट्यूट मिल जाने के बाद उन्हें इंसानों के सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर ब्रॉमली कहता है कि ज्यादातर वेम्पायर सब्स्टिट्यूट के मिलने से खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रियल चीज की मांग करते हैं। इस पर एडवर्ड उसे याद दिलाता है कि उसकी बेटी भी उन्हीं लोगों में से एक है। इसके बाद एडवर्ड मैप को देखने के लिए अपने लैब में चला जाता है। जब सुबह होती है तो एडवर्ड अपने घर वापस नहीं आता और अपनी कार में लाइट प्रोटेक्शन ऑन करके मैप के बताए रास्ते से गांव की तरफ जाता है। वहाँ ऑड्री पहले से उसका वेट कर रही होती है। वो उसे बड़े से एक पेड़ के पास आने को कहती है। एडवर्ड अपनी कार ट्री के नीचे पार्क करता है और हैट और सनग्लासेस पहनकर कार से बाहर आता है। वो हमेशा सनलाइट से बचने के लिए सावधान रहता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम लियोनल एल्विस कॉर्मैक था। वो आदमी एक वेम्पायर था जो अब इंसान बन चुका था। एडवर्ड उससे जानना चाहता था कि वो इंसान कैसे बना, लेकिन ऑड्री को पास आता देखकर वो चुप हो जाता है। वो देखता है कि फ्रैंकी ने उसे गन पॉइंट पर रखा था। एडवर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और उसे बताता है कि आर्मी की टीम भी आने वाली है। ये सुनकर ऑड्री फ्रैंकी को रोशनी की तरफ धकेलती है और सब जल्दी से एडवर्ड की कार में बैठ जाते हैं। तब तक सोल्जर वहाँ पहुंचकर उन पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और लियोनल की गाड़ी भी बर्बाद कर देते हैं। सोल्जर उनका पीछा करते हैं और गोलियां भी चलाते हैं जिससे कार के डे प्रोटेक्टर में छेद हो जाता है। पहले ऑड्री उसे अपने हाथ से कवर करके मैनेज कर लेती है, लेकिन होल ज्यादा हो जाने के कारण कैमरा भी खराब हो जाता है और एडवर्ड आगे नहीं देख पाता है। फिर लियोनल ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है ताकि वो रोड को एक होल से देख पाए और एडवर्ड लाइट से छुप जाता है। जब वो लोग कमजोर ब्रिज पर पहुंचते हैं तो लियोनल बहुत तेजी से ड्राइविंग करके ब्रिज को क्रॉस कर लेता है, जबकि आर्मी ट्रक हैवी होने के कारण ब्रिज टूट जाता है और ट्रक ब्लास्ट हो जाती है और बाकी के लोग पीछे रह जाते हैं। रात होने के बाद वो लोग कार को नदी के पास पार्क करते हैं और लियोनल एडवर्ड को बताता है कि वो कार में डे लाइट मॉडिफिकेशन लगाने का काम करता था जो सूरज की रोशनी से कार के अंदर बैठे लोगों को बचाता है और कार में इस तरह के सिस्टम लगाने वाली पहली शॉप उसी की थी। लियोनल कहता है वेम्पायर्स के लिए दिन में कार चलाना बहुत अमेजिंग होता है क्योंकि दिन के समय सड़कें खाली होती थी, लेकिन इसमें रिस्क भी था क्योंकि एक तो सूरज की रोशनी में दिखाई नहीं देता और दूसरा उन्हें अपने शरीर को भी सूरज की रोशनी से बचाना होता है और इस चक्कर में एक्सीडेंट होने का डर रहता है। और लियोनल के साथ भी वही हुआ था। एक दिन जब वो दिन के समय ड्राइविंग कर रहा था तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए उसकी एनर्जी भी कम हो गई थी और कार गलती से रिवर फेंस में टकरा गई थी। क्रैश की वजह से वो कार के साथ रिवर में गिर गया था और रिवर में गिरने से पहले कार में आग लग गई थी। जब वो रिवर से बाहर आया तब वो वापस इंसान बन गया था। उसकी बात पूरी होने पर ऑड्री एडवर्ड से कहती है कि वो भी सेफ्टी के साथ ऐसी ही सिचुएशन पैदा करे ताकि वो फिर से इंसान बन सके। दूसरी तरफ कंपनी में ब्रॉमली अपनी बेटी के कुछ पिक्चर्स देख रहा होता है। तभी फ्रैंकी वहाँ आता है। ब्रॉमली उससे कहता है कि अगर एडवर्ड तुरंत वापस आ जाए तो उस पर कोई केस नहीं लगेगा। इस पर फ्रैंकी कहता है कि ब्रॉमली उससे
उसे जो कुछ भी करने को कहेगा वो करने को तैयार है। इस बीच एडवर्ड और उसके साथी इंसान कार में अपने घर जा रहे होते हैं। एडवर्ड बार बार ऑड्री की नेक को देखता है। ऑड्री ये नोटिस करती है और उसके पॉइंटेड ईयर्स को देखती है तो समझ जाती है कि उसे खून की प्यास लगी है। फिर वो अपना हाथ काटकर उससे निकलने वाले ब्लड को एक कप में इकट्ठा करती है और उसे पीने को देती है। एडवर्ड पहले तो मना करता है, लेकिन जब ऑड्री उससे कहती है कि वो अपने आसपास के इंसानों को सेफ देखना चाहती है तो वो ब्लड पी लेता है। कुछ घंटों के बाद वो लोग एक पुराने अंगूर के बागीचे में पहुंचते हैं जिसे विनयार्ड कहा जाता है। वहाँ एडवर्ड की मुलाकात कुछ और लोगों से होती है जिनका लीडर जार्विस नाम का आदमी होता है जो बचे हुए इंसानों को ढूंढने में उनकी हेल्प करता है। घर के अंदर जाने के बाद वो वेम्पायर पॉलिटिशियन वेस टर्नर से मिलता है जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ता है और इंसानों की जान बचाने में हेल्प करता है। उधर कंपनी में ब्राउनली देखता है कि उसकी मशीन इंसानों से खाली हो चुकी है और अब वहाँ कोई इंसान नहीं बचा था। रिसर्चर एक ह्यूमन बॉडी को निकाल के लाते हैं जिसमें से पूरा ब्लड निकाला जा चुका था और अब वो किसी काम का नहीं रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और मेट्रो स्टेशन पर एक कॉफी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी शिकायत करता है कि उसकी कॉफी में ब्लड नहीं है। इस पर वहाँ काम करने वाली औरत कहती है कि उसे कॉफी में सिर्फ 5% ब्लड मिलाने का ऑर्डर है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और एक ब्लड बैग चुरा लेता है और जब वो उसे पीने के लिए खोलने की कोशिश करता है तो ब्लड चारों तरफ बिखर जाता है जिससे आसपास जमा सभी लोग ब्लड पीने के लिए पागल हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। ये देखकर पुलिस वाले वहाँ आते हैं और उन्हें बिजली के झटके देते हैं। अगले दिन विनयार्ड में एडवर्ड एक टेस्ट करने के लिए लियोनल से कुछ ब्लड लेता है और उससे उस दिन के बारे में बात करता है जब वो इंसान बना था। एडवर्ड को लगता है कि सूरज की रोशनी से होने वाली जलन को कंट्रोल करने के लिए ब्लड के सब्स्टिट्यूट का टेस्ट बॉडी के अंदर ही किया जा सकता है। कुछ घंटे काम करने के बाद जब वो ब्रेक लेने के लिए लैब से कि पहाड़ों से एक आवाज आई थी। ये कहानी दादी ने सुनाई थी। एक परी रहती थी बादलों में, एक लड़का गिना जाता था पागलों में। कहता था बादलों से कोई आने वाला है, जमीन पर उतरकर मेरी सांसों में समाने वाला है। उसे बिना देखे इजहार करता हूँ, कहता था मैं उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना सब सुनकर परी ने जमीन पर आने की ठानी। माँ ने रोका, बाबा ने समझाया, पर किसी की एक न मानी। रात का वक्त चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी के नाम पर बस चांद का बसेरा था। अब चांद से याद आया कि चांद की रोशनी भी तो फीकी पड़ जाएगी जब वो उतरकर मेरी छत पर आएगी। तो कहानी ने नया मोड़ लिया। परी ने प्यार की खातिर ख्वाबों से रिश्ता तोड़ लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये मेरे सामने कौन खड़ा है? कुछ बोलता क्यों नहीं, इस तरह चुप्पी साधे क्यों मौन खड़ा? फिर उसने कहा कि माँ बाबा घर बार सब छोड़ दिया मैंने, बहुत ख्वाब सजाए थे, काफी ऊंचा उड़ना था, सब तोड़ दिया मैंने। आज से मेरी किस्मत के ताले की चाबी तुम हो, बेचैन सी मेरी धड़कन की बेताबी तुम हो। मेरा सुख दुख हंसना रोना सब तुम पर निर्भर करता है, चेहरे की खिलखिलाहट हो या पल के भिगोना सब तुम पर निर्भर करता है। उसके बाद दुनिया बदली, वक्त बदला, बदला ये संसार सारा। प्यार की कस्में वादे झूठे निकले, झूठा निकला प्यार सारा। अब बाहर जाता है तो ज्यादातर इंसान उससे दूर हो जाते हैं क्योंकि वो एक वैम्पायर था। फिर ऑड्री वहाँ आती है और उसे कहती है कि सबको उससे डर लगता है लेकिन उसे विश्वास है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है। एडवर्ड कहता है कि वो वैम्पायर नहीं बनना चाहता था लेकिन फ्रैंकी ने उसे धोखे से वैम्पायर बना दिया था। फिर एडवर्ड नोटिस करता है कि वहाँ बड़े बड़े टैंक्स थे जिनमें अंगूर को खमीर करके शराब बनाई जाती थी। ऑड्री कहती है कि वो सारे टैंक्स एयर टाइट हैं। फिर वो दोनों उसे देखने के लिए उसके नीचे जाते हैं। टैंक में एयर निकालने वाली मशीन लगी थी जो टैंक के अंदर की हवा को तेजी से बाहर निकाल रही थी। ये देखकर एडवर्ड को लगता है कि वो लोग उसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए कर सकते थे। फिर वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू करते हैं। इस बीच आधी रात को जार्विस का ग्रुप बचे हुए इंसानों को विनयार्ड लेकर जा रहा होता है जिसमें ब्राउनली की बेटी एलिसन भी थी। तभी उसकी कार के टायर पर कोई शूट करता है जिससे कार को रोकना पड़ता है। वो लोग अपना हथियार लेकर कार से बाहर निकलते हैं लेकिन आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद सारे इंसान हार जाते हैं। एलिसन विनयार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन थकान से बेहोश हो जाती है। फ्रैंकी उसके हाथ से वॉकी टॉकी ले लेता है और लोकेशन का पता लगाने के लिए उस कॉल को ट्रैक करता है। उधर विनयार्ड में सारे इंसान अपना अपना सामान इकट्ठा करके अपनी कार में बैठ रहे होते हैं और सुरक्षित जगह जाने के लिए टर्नर को फॉलो करते हैं लेकिन एडवर्ड वहीं रहना चाहता था क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट करना था। लियोनल और ऑड्री भी उसकी हेल्प करने के लिए रुक जाते हैं। इधर एलिसन को जब होश आता है तो वो खुद को अपने फादर के ऑफिस में पाती है और जब उसका फादर ब्राउनली आता है तो वो एक चाकू उठा लेती है। एलिसन अपने पिता से अपने दोस्तों को छोड़ देने के लिए कहती है। ब्राउनली कहता है कि वो उसे देखकर खुश है और उसे गले लगा लेता है। फिर कहता है कि वो उसके दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस पर एलिसन उसे धकेल देती है और डोर की तरफ भागती है लेकिन एक सोल्जर उसे हिट करता है और वो बेहोश हो जाती है। ब्राउनली को रियलाइज होता है कि उसकी बेटी ने उसे चाकू मार दिया है। अगले दिन विनयार्ड में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाला होता है। ऑड्री मॉनिटर्स को देखने का जिम्मा लेती है और लियोनल टैंक के नीचे एडवर्ड के साथ रहता है। एडवर्ड के चेस्ट में एक हार्ट मॉनिटर अटैच किया जाता है और उसे एक वेट ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। वो लोग टैंक को ओपन करते हैं जिससे सनलाइट अंदर आती है और एडवर्ड जलने लगता है और उसके बाद वो लोग एयर एक्सट्रैक्टर यानी हवा निकालने वाली मशीन को यूज करके आग को बुझा देते हैं। पहले 2 बार में उनकी कोशिश फेल हो जाती है लेकिन तीसरी बार में वो लोग एडवर्ड
को लंबे समय तक जलने देते हैं और इस बार उनका टेस्ट कामयाब हो जाता है और एडवर्ड इंसान बन जाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी आर्मी आ जाती है और वो लोग बचने के लिए शराब के बैरल में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ कंपनी में फ्रैंकी ब्रोमली के पास जाता है जिसका इलाज चल रहा था। ब्रोमली फ्रैंकी से अपनी बेटी के लिए कुछ करने को कहता है और फ्रैंकी एलिसन को देखने के लिए चला जाता है। एलिसन अभी भी वेम्पायर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन फ्रैंकी उसे अपने दांतों से काट लेता है ताकि वो वेम्पायर बन जाए। इधर विनयार्ड में तीनों इंसान अपने छुपने की जगह से निकलते हैं। एडवर्ड बाहर जाता है और पहली बार सनलाइट जब उसकी स्किन को टच करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। लियोनल अपनी पुरानी कार निकालता है। इस बीच कंपनी में ब्रोमली अपनी खाली मशीन को देखने के बाद अपनी बेटी से मिलने जाता है। एलिसन को पीने के लिए ब्लड दिया जाता है, लेकिन वो ब्लड नहीं पीती। ब्रोमली उसके पास जाता है और देखता है कि वो खुद को अपने दांतों से काट रही थी, जिससे वो इन्फेक्टेड हो गई थी। फिर वो अपने फादर पर अटैक करती है और सारी चीजों के लिए उसे ब्लेम करती है। तब एलिसन को वहाँ से हटा दिया जाता है और हर जगह सैनिक कानून लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग सड़कों पर सबसाइडर से फ्रीली लड़ सकते थे। इस दौरान ऑड्री, एडवर्ड और लियोनल टर्नर के कैबिन में आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सारे इंसान मर चुके हैं। ऑड्री को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन एडवर्ड कहता है कि वो किसी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। इस बीच क्रिस्टोफर को लैब में दिखाया जाता है, जो अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उधर आर्मी सबसाइडर्स को घसीटकर सनलाइट में मरने के लिए लेकर जा रही होती है और एलिसन भी उनमें से एक होती है। उसे मरता देखकर फ्रैंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात क्रिस्टोफर अपने घर आता है तो एडवर्ड ऑड्री और लियोनल को अपने लिए वेट करते हुए देखता है। एडवर्ड उससे कहता है कि उसके पास एक सोल्यूशन है जो सब्स्टिट्यूट से बेटर है और उसे हेल्प करने के लिए कहता है। उनकी बातचीत फोन रिंग होने की वजह से रुक जाती है। क्रिस्टोफर कॉल रिसीव करने के लिए चला जाता है। जब उसे आने में लेट हो जाता है तो सबको शक होता है और ऑड्री चेक करने उसके पीछे जाती है। एडवर्ड और लियोनल उसके कोट को चेक करते हैं। यहाँ पता चलता है कि क्रिस्टोफर ने अपना फोन शुरुआत से कंपनी के साथ कॉल पर रखा हुआ था और कंपनी के सभी लोग जान गए थे कि एडवर्ड और उसके साथी कहाँ हैं। अचानक वहाँ आर्मी आ जाती है और फाइट में ऑड्री बेहोश हो जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। लियोनल और एडवर्ड रोड पर बनी हुई टनल के जरिए वहाँ से बच निकलते हैं और एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग में छुपने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ एक सबसाइडर उन पर अटैक कर देता है। तभी फ्रैंकी वहाँ आ जाता है और उस क्रीचर को शूट कर देता है। वो नोटिस करता है कि उसका भाई इंसान बन गया है। ये देखकर फ्रैंकी कहता है कि उसने एडवर्ड को इसलिए वेम्पायर बनाया था क्योंकि वो उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और अब उनकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन जब लियोनल पास आता है तो फ्रैंकी को खून पीने की तलब होती है और वो उसे काटने के लिए उस पर जंप कर देता है। एडवर्ड उसे पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर लियोनल से दूर कर देता है और उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन कुछ नोटिस करके रुक जाता है। कुछ समय बाद एडवर्ड कंपनी की बिल्डिंग में एंटर करता है और अपने सारे अलार्म ऑफ कर देता है। सिक्योरिटी उसे पकड़ के ब्रोमली के ऑफिस ले जाती है। वहाँ वो देखता है कि ब्रोमली ऑड्री का हाथ काटकर उसका ब्लड पी रहा था। एडवर्ड कहता है कि वो सारी बातों के लिए दुखी है और फिर से वेम्पायर बनना चाहता है। उसकी बात सुनकर ऑड्री को लगता है कि एडवर्ड उसे धोखा दे रहा है और वो अपसेट हो जाती है, पर ब्रोमली कहता है कि अब उसे सब्स्टिट्यूट मिल गया है और इसलिए उसे एडवर्ड की जरूरत नहीं है और वो उसे बुज़दिल कहता है। इस पर एडवर्ड ब्रोमली से कहता है कि वो भी एक बुज़दिल है जो अपनी खुद की बेटी को वेम्पायर में नहीं बदल पाया। इस बात से ब्रोमली को गुस्सा आ जाता है और वो एडवर्ड को काट लेता है, लेकिन एडवर्ड कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ये एडवर्ड का प्लान था और ब्रोमली इंसान में बदलने लगता है। फिर एडवर्ड को याद आता है कि फ्रैंकी भी ऐसे ही ह्यूमन में बदल गया था। इससे पता चलता है कि जो वेम्पायर ठीक होकर ह्यूमन बन चुके थे उनका ब्लड ही सोल्यूशन बन गया था। इतने में ब्रोमली अलार्म प्रेस करके सिक्योरिटी को बुलाता है। तभी आर्मी ट्रक वहाँ पहुँच जाती है। सोल्जर अपनी गाड़ियों से बाहर आते हैं और डोर ओपन करके देखते हैं कि ब्रोमली चेयर में बंधा हुआ है। सारे वेम्पायर पागल हो जाते हैं और उसका खून पीकर अपना पेट भरने लगते हैं। इस दौरान ऑड्री और एडवर्ड कुछ हथियार लेकर नीचे आते हैं और बिल्डिंग से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन बहुत सारे सोल्जर आकर उनका रास्ता रोक देते हैं। इतने में एक कार ग्लास डोर को तोड़ते हुए अंदर आती है, जिसमें लियोनल और फ्रैंकी बैठे होते हैं। वो सोल्जर्स को हिट करते हुए एडवर्ड तक पहुंच जाते हैं ताकि उसे बचा सकें, लेकिन जल्दी ही उन सबको वापस घेर लिया जाता है। फ्रैंकी एडवर्ड को वहाँ से जाने के लिए कहता है और सारे सोल्जर उस पर जंप कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। एडवर्ड को अपने भाई की मौत पर दुख होता है। तभी सिक्योरिटी वाले ऑड्री को अपने साथ ले जाते हैं और एडवर्ड उसे बचाने सिक्योरिटी रूम तक उन्हें फॉलो करता है, जहाँ बहुत स्ट्रगल के बाद वो वेम्पायर 2 गार्ड्स को मार देता है और तीसरे गार्ड को मारने में ऑड्री की मदद करता है। इसके बाद वो सिक्योरिटी कैमरा में देखता है कि फ्रैंकी को खाने वाले सोल्जर इंसान बन गए हैं और जो सोल्जर बचे हुए थे वो ह्यूमन सोल्जर पर अटैक करने लगे हैं। इसके बाद एडवर्ड और ऑड्री लॉबी में वापस आ जाते हैं। सिर्फ कुछ ह्यूमन सोल्जर ही बच पाते हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर आता है और कुछ सोल्जर्स को शूट कर देता है। फिर वो एडवर्ड और ऑड्री को भी शूट करने वाला होता है, लेकिन अचानक एक एरो उसके चेस्ट पर लगती है और वो मर जाता है। ये एरो लियोनल ने उन्हें बचाने के लिए चलाया था। फिर ऑड्री उसे हक करती है। एडवर्ड अपने भाई की बॉडी और सूरज की रोशनी को अंदर आते हुए देखता है। फिर वो तीनों लियोनल की कार में बैठ जाते हैं और एडवर्ड कहता है कि अब उनके पास क्योर है और वो अब सबको पहले जैसा कर सकते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।